नीतीश कुमार को जो मान सम्मान चाहिए था, या फिर नीतीश कुमार को ये समझ में आया होगा कि उनके लिए फायदेमंद क्या है, तो उन्होंने फिर से पाला बदल दिया। 11 साल के मोदी सरकार को लेकर के एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। बहुत प्रयास कर रहा है, एकजुट नहीं हो पा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन एकजुट है। सर्वे रिपोर्ट आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से ज्यादा बिहार में पॉपुलर नेता के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और भीतर की बात में जो कुछ भी आज कहने आपके सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाला है। और इतना ही नहीं, ये आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को काफी प्रभावित करने वाला है। खास करके तब जबकि ये बातें कही जा रही हो कि चुनाव के पहले जो परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि चुनाव के बाद बिहार में कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला है? अगर इस विश्लेषण के माध्यम से देखा जाए तो निश्चित रूप से बिहार में इस बार विशेष फोकस बिहार में विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट। भारतीय जनता पार्टी देखने में तो सीधे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में सीधी टक्कर है, जिसमें प्रशांत किशोर और बाकी के दो दल हैं वो अपनी अपनी भूमिका इसमें तलाश रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य हो गई है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो ये आपको ऐसे समझ में आएगा। 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो कुछ भी हुआ है वो सारे आंकड़े अब सामने नजर आने लगे हैं। लेकिन पिछले 2024 के चुनाव के बाद जो कुछ भी हुआ वो सभी के नजर में है। 2014 की बात करें तो 2014 से लेकर के 2024 तक एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन अचानक से एक ब्रेकर आया और उस ब्रेकर ने नीतीश कुमार को, जबकि वो 2022 में अलग हुए एनडीए गठबंधन से, हालांकि इससे पहले भी 2014 के बाद भी उससे पहले वो अलग ही थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को देश के लोगों ने पसंद किया और उन्हें एक मौका मिला। उनके आइडियोलॉजी, उनके विचार, उन्होंने जो वादा किया था उसके आधार पर। लेकिन 10 साल में दशा बदली। 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए, हालांकि बीच में आपको मालूम होगा कि 2014 में 13 में जो अलग हुए थे, तो 2017 में फिर से एनडीए गठबंधन में चले गए थे। 2019 का और 2020 का चुनाव साथ में लड़ा, लेकिन इस बीच में अलग हो गए। फिर 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में चले गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना काम कर दिया। क्या काम किया था ये सबको पता है। नीतीश कुमार ने एक आइडिया दिया था कि अगर 164 सीटों पे हम भारतीय जनता पार्टी को 50% पर रोक देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हालांकि बाद में झारखंड भी उसमें जुड़ गया था और अन्य राज्य भी इससे जुड़ते चले गए थे। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार बस इन्हीं 3 राज्यों पर फोकस कर रहे थे कि एक वो है, एक अखिलेश यादव है और दूसरी ममता बनर्जी हैं। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो बाद में ऑटोमेटिक हेमंत सोरेन भी उनके साथ आ गए और ये गठबंधन और बड़ा होता गया और देश भर में गैर भाजपाई दलों का एक गठबंधन बन गया। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार को जो मान सम्मान चाहिए था, या फिर नीतीश कुमार को ये समझ में आया होगा कि उनके लिए फायदेमंद क्या है, तो उन्होंने फिर से पाला बदल दिया। ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी और इस कहानी के बाद अब एक नई कहानी गढ़ी जा रही है। नीतीश कुमार को जो करना था वो तो कर लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज जिनकी तूती बोलती है भारतीय जनता पार्टी में, उनके फैसले के आगे किसी की चलती नहीं है। 1-2 लोगों को छोड़ करके, 1-2 लोग हैं जिनका नाम भी आपको बताएंगे हम, जो नहीं सुनते हैं इनकी, अपनी ही सुनते हैं, अपने ही धुन में चलते हैं और अपना ही काम करते हैं। मजाल नहीं है कि उन पर कोई उंगली भी उठा दे और मजाल नहीं है कि उनसे कोई प्रणाम करवा दे, ये भी बात है। तो खैर, इन सारी बातों में नहीं, वर्तमान जो बिहार की स्थिति है उस स्थिति को कैसे आप बदलता हुआ देखेंगे और 2025 के चुनाव में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में सबसे जरूरी जानना यह है कि 2024 में हुआ क्या था। 2024 में अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी का जो 272 का आंकड़ा है वो पूरा नहीं हो पाता। कैसे नहीं पूरा हो पाता? तो नीतीश कुमार की वो 12 सीटें आप घटा दीजिए और खुद भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 सीटें हारी हैं उसको जोड़ दीजिए, तो 12, 5, 17 सीटों का नुकसान तो सीधे सीधे यहां हो गया। यानी 303 में 17 सीटें आप घटा दीजिए। जो वर्तमान स्थिति में 240 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें 32 सीटों की उनको जरूरत है
और ये 32 सीटें नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। अगर इसमें आप चंद्रबाबू नायडू को जोड़ लीजिए तो उनकी भी 16 सीटें उसमें जोड़ लीजिए तो 16, 12, 36 होती है और उनको जरूरत है 32 सीटों की। ये दोनों अगर उनसे पाला बदल लेते हैं या अलग हो जाते हैं तो ये पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस देश में 11 साल के मोदी सरकार को लेकर के एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। 2024 में यह माहौल देखने को मिला और 2024 में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑरा था उसे धक्का लगा। अब इसको ऐसे आप लेके चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी कि 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने जनादेश जो है वो एनडीए गठबंधन के खिलाफ तो दिया, लेकिन ये आदेश नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं थी। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? तो अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देना होता तो जैसे 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई, किसी की जरूरत नहीं थी, उसी तरह से जनादेश होता। लेकिन ग्राफ घटा और ये ग्राफ तब घटा जब भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे चल रही थी। पिछले 2 टर्म 2014 से 19 और 2019 से 24 तक उसने जो फैसले लिए उन फैसलों को लेकर के ये देश उनको स्वीकार नहीं कर रहा था या उनके फैसले से लोगों को इत्तेफाक नहीं था। विपक्ष के पास भी 232 सीटें हैं, यानी उनको 40 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और ये 40 सीटें पूरा हो सकती हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थितियां हैं वो कहानी कुछ अलग कह रही हैं। बिहार में आपने देखा होगा कि वोट अधिकार यात्रा चल रही है और राहुल गांधी इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। बिहार में अगर राहुल गांधी लीड कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, जिनका एक अपना ही जनाधार है, उस जनाधार के आधार पर अब तक वो डोमिनेट करते आए हैं और इस डोमिनेशन के बाद भी अगर राहुल गांधी को लीड करने के लिए दिया जाए तो इसके मायने कुछ अलग होते हैं। यानी सीधी तौर पे एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन जिसको कहा जाता था कि एकजुट है, 2024 में तो ऐसा देखने को मिला था, लेकिन 2025 के चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन बहुत प्रयास कर रहा है, एकजुट नहीं हो पा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन एकजुट है। राहुल गांधी को लीड दिया गया है और बिहार में राहुल गांधी लीड कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा के तहत। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दोनों की यात्रा में जो असमानता दिखी वो बड़ा ही अजीब तरह की थी। एक देश का प्रधानमंत्री और दूसरा नेता प्रतिपक्ष, दोनों एक ही सदन में बैठते हैं। तो वहीं बिहार में भी एक नेता पक्ष जो सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार और दूसरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष में खड़े हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच में यदि आप देखें तो दोनों की रैलियों में, दोनों की यात्रा में जो भीड़ है उसमें ज्यादा तवज्जो जो है वो कहीं ना कहीं वोट अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को मिल रही है। सरकार और तंत्र का सदुपयोग करने के बाद भी, उनका प्रयोग करने के बाद भी जीविका दीदी से लेकर के अन्य जो आशा दीदी हैं और वगैरह वगैरह हैं, उन सभी लोगों को जुटा करके यदि भीड़ जुटाई जाती हो और एक स्वतः स्फूर्त भीड़ जुटती हो, दोनों में काफी अंतर है। इसमें आपने देखा भी होगा कि जो ग्राफ सर्वे रिपोर्ट आए हैं वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से ज्यादा बिहार में पॉपुलर नेता के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है। राहुल गांधी के पक्ष में क्या माहौल बन रहा है ये तो साफ साफ नजर आ रहा है और बिहार में कहीं ना कहीं लोगों का मूड चेंज करने के लिए ये यात्रा काफी अहम दिखाई दे रही है। अगर इसने लोगों का मूड चेंज कर दिया, जैसा कि आप देखे भी होंगे, मैंने पहले भी आपको खबरों में बताया है कि किस तरह से हल्ला हो रहा है जहां जहां जा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये बात यहीं तक नहीं है। मानसून सत्र का अंतिम दिन था और अंतिम दिन से पहले ही ये नारा काफी प्रचलित हो गया था और माफ कीजिएगा, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ये नारा गूंजने लगा था। वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा लोकसभा से होते हुए बिहार तक पहुंचा और अंतिम दिन तो इस नारे की इस तरह से वहां गर्जना हुई कि आप देख रहे होंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने लोगों की आवाज नहीं निकलती थी, वो मुखर होकर के बोल रहे हैं और इस बीच में कई घटनाएं घटी हैं। अमित शाह का ग्राफ काफी गिरा है और वहीं प्रियंका गांधी काफी प्रभावशाली हुई है। यह भी एक खास करके एनडीए गठबंधन के हित में नहीं नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को इससे निश्चित रूप से बूस्टर मिलेगा और प्रियंका गांधी के आने का कार्यक्रम भी बिहार में तय हो गया है। 26 तारीख को वो बिहार में होंगी और वोट अधिकार यात्रा का हिस्सा बनेंगी।
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है। 2024 के बाद यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि माहौल बदला है। नीतीश नायडू और शिंदे वो भी वेट के इंतजार की स्थिति में हैं। नीतीश कुमार को अब तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है और नीतीश कुमार अब असमंजस में होते हैं। तो नीतीश कुमार का असमंजस सत्ता परिवर्तन और कई तरह के राजनीतिक उथल पुथल का संकेत होता है। नीतीश कुमार की चुप्पी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। उनकी मुलाकात ललन सिंह से कल हुई है और उस मुलाकात को लेकर के अलग अलग लोग विवेचना कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ललन सिंह से उनकी मुलाकात और ललन सिंह के घर पर जाकर के उनकी मुलाकात इस बात का संकेत होगी या फिर सीधे सीधे फरमान होगा कि जाकर के कह दीजिए मोदी और शाह को कि नीतीश कुमार ने बुलाया है। एक आपने सुना होगा, एक फिल्म थी शत्रुघ्न सिन्हा की कि जाके कह देना कि छेनू ने बुलाया है। उसी तरह से नीतीश कुमार बिहार में अगर कोई भी बात हो तो नीतीश कुमार को आप बुला दें, यह संभव नहीं है। किस तरह से जब माता सीता की पुनौरा धाम में शिलान्यास उनके मंदिर बनाने की हो रही थी और अमित शाह बैठे हुए तख्ती पर पूजा करने के लिए नीतीश कुमार आए और उन्हें तख्ती पर बैठने से ज्यादा ऊंची कुर्सी ली, वो बताता है कि वो क्या करना चाहते हैं। हमने तब भी आपको बताया था और हमने उस समय भी बताया था जब प्रधानमंत्री आते हैं बिहार में और नीतीश कुमार उनके बगल में रहते हैं, जिस तरह की बात करते हैं वो तस्वीरों में कैद होती है। अब ऐसे में ये तो चल ही रहा था वोट अधिकार यात्रा, इसके साथ साथ सोने में सुहागा का काम विपक्ष के लिए कर गया, जो सीएम पीएम और मंत्रियों को जेल ठूसने वाला संविधान संशोधन 130वां है। इसने तो और बड़ा एक समझिए कि आग में घी का काम किया और बिहार में पूरे देश में कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा सहारा मिल गया। और उसके ठीक 4 दिन पहले जो घटना घटी थी, जिस तरह से अमित शाह को राजनीतिक रूप से ह्यूमिलिएट होना पड़ा था, उनके जो कैंडिडेट हैं संजय बलियान, वो हार गए थे संविधान सभा की उस चुनाव में और उन्हीं के पार्टी के राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए थे। ये विद्रोही पद था और इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बदलने का संकेत है। और ये संकेत एक तरफ नहीं जब बल्कि कई तरफों से हो रहा है। एक तरफ आपने देखा कि राहुल गांधी के मंच से जब अग्निवीर का योद्धा आता है, अग्निवीर का सैनिक आता है और बताता है कि उसे क्या कष्ट होता है, किस तरह से उसे सेना में लाया तो गया लेकिन 2 तरह की रणनीतियां बनाई गई है और दोहरे मापदंड वाली व्यवस्था हो रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आप सेना को भी कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। और उस कमजोर होते सेना का एक नजारा राहुल गांधी के मंच पर देखा जब उस युवक ने बहुत सारी बातें कही। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ मौजूदा सरकार जो है वो आपको कुछ अगर देती है तो यह समझ के नहीं देती है कि वो आपका हक है, बल्कि उसको दान समझ करके दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये राहुल गांधी और उनकी टीम का कहना है कि भिखारियों की तरह लोगों को देती है और दावा करती है कि हम आपको दे रहे हैं। आप इस देश की संपत्ति, इस देश के लोगों की संपत्ति को उनको वापस कर रहे हैं, तो ली हुई संपत्ति को दान देना नहीं कहा जाता है बल्कि लौटाना कहा जाता है। आप कर्जा लिए हैं इस देश की जनता से, आप देश के सेवक हैं, राजा नहीं हैं। और इसी को लेकर के राहुल गांधी का कहना यह है कि ये चाहते हैं कि जो इनके विरोध में हो, जो इनकी नाकामियां, इनकी कमियां, इनकी गलतियां निकाले, उसे जेल में ठूस दिया जाए। पहले ही ईडी, सीबीआई और बाकी के संस्थानों का ये दुरुपयोग करते हैं, ऐसा लगातार विपक्ष का हमला है। अब ऐसी स्थिति में ये बिहार का चुनाव जो है वो एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट बन के सामने उभरा है। और अगर बिहार में अब तक जो आंकड़ा हमने आपको पहले ही बताया था कि ये आंकड़ा घूम करके कहां पहुंच गया है, और इस आंकड़े ने ये साफ बताया है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई तरह की चीजें सामने नजर आ रही हैं। आंकड़े में ये साफ बताया जा रहा है कि जो दोनों खेमा है उसमें से किसका ग्राफ बढ़ा और किसका घटा है। इस ग्राफ के बढ़ने और घटने से बहुत कुछ असर पड़ रहा है। जो परिस्थितियां बनी हैं वो इशारा कर रही हैं कि कांटे की टक्कर है। और इस कांटे की टक्कर में अगर राहुल गांधी का ये यात्रा, कल ही हमने आपको खबर करके बताया कि सीमांचल के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी
को झटका अगर लगता है, 24 में से उसकी 8 सीटें अभी हैं, अगर उसमें से सीटें कम होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कहां जाएगा, यह अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार परिस्थितियां बहुत बदली हैं, लोगों के सोचने का तरीका बदला है, और इस तरीके में वो लोग जो बेरोजगार हैं वो खड़ा है, इंतजार में है एक बड़े परिवर्तन की तरफ कि कौन इस बिहार को बदलेगा। वो लोग जो पलायन करके गए हैं और महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं कि साल में कब कब उनके पति आते हैं, उनके परिवार के सदस्य आते हैं, उनके घर के मर्द आते हैं और उनकी सुरक्षा और उनके खाने पीने का इंतजाम एक साथ वो समय बिता सके अपने परिवार के साथ, इंतजार कर रहे हैं। लोग कम पैसे में बिहार में काम करने के लिए तैयार हैं, बाहर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहां तो स्थिति ही नहीं है। हमने कई तस्वीरें देखी हैं जो बाहर में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, पंजाब में काम करने वाले लोग हैं, उनके मुंह से अब शब्द तक निकलती है अपनी सरकार के लिए, और वो साफ कह रहे हैं कि हम यहां आकर के बंधुआ मजदूर जेल की तरह जीवन बिता रहे हैं। ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि राहुल गांधी जिस रास्ते निकल पड़े हैं, समझाने में सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार में पासा पलट सकता है। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ी बात है, और पलायन तो उससे भी खतरनाक होता जा रहा है। लोकतंत्र और लोकतंत्र पर अगर किसी भी तरह का कोई आंच आएगा तो निश्चित रूप से विपक्ष के साथ साथ देश रिवॉल्ट करता है। जब जब ऐसी स्थितियां आई हैं तब तब आपने देखा होगा कि इस देश के लोगों ने आंदोलन किया है और बिहार उस आंदोलन का गवाह बना है। शुरुआत बिहार में की है और उसका अंजाम भी बिहार से ही शुरू हुआ है, चाहे वो अंग्रेजों को भगाने से हो या फिर केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकारों को बदलने की बात हो। चाहे वो बात कर लीजिए इंदिरा गांधी की, मनमोहन सिंह की सरकार की, या फिर अब जो नरेंद्र मोदी की सरकार है। इन सभी बातों को लेकर के संप्रभुता और देश की जो आत्मा है, सर्वधर्म समभाव, उससे कोई समझौता करने के लिए इस देश के लोग तैयार नहीं है। आपने सभी हथकंडे अपना लिए, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। विशुद्ध सांसदों की संख्या बढ़ी है, यह सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी काफी विक्षुब्ध हैं। भले ही वो बोल नहीं रहे हों, लेकिन मौका मिलेगा तो वो वोट करने के लिए तैयार हैं। संविधान संशोधन 130वां जब लाइएगा तो आपको 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। कैसे पूरा होगा, कहां से ले आएंगे, ये एक बड़ी बात है। 400 का नारा आपने दिया था, आप फेल हो गए। आप मात्र 240 पर आप जो 2 चुनाव से अपने दम पर बहुमत लाते थे वो भी नहीं पहुंच पाए, तो यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी अक्षमता को दिखाता है। 11 वर्षों में इस देश के लोगों ने यह देखा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी मूल विचारधारा से भटकने की स्थिति सामने आई है। आरएसएस का कहना यह है, दबाव यह है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान नेतृत्व के सामने भटक रही है। जो हमारी आइडियोलॉजी थी उससे हम समझौता करने लगे हैं। आप हिंदुत्व की बात करते थे, आप उससे समझौता करने लगे हैं। आप मंदिर की बात करते थे, उससे समझौता करने लगे हैं। और कई ऐसी बातें हुई है जिसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी गुटबाजी अब खुल करके सामने आई है, जो पहले देखने को नहीं मिलती थी। सत्ता के खिलाफ जनाक्रोश जैसी स्थिति बढ़ रही है, और यह स्थिति अगर आम जनता तक पहुंचाने में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग पहुंच गए। जैसा कि आपको पता भी होगा कि बिहार में सिर्फ प्रियंका गांधी की मैंने चर्चा की, इसके अलावे और कई लोग आ रहे हैं। बिहार अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तो वहीं स्टालिन भी बिहार में आकर के बिहार के लोगों को यह बताएंगे कि देश, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं राहुल गांधी। अब इस बात को लेकर के सीधे तौर पे जो उंगली का निशाना है वो होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ निशाना करते हैं, तो वहीं आपके देश की सुरक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है आपके रक्षा मंत्री, वो भी निशाने पर रहते हैं। कैसे सुरक्षा में चूक हुई, इसके लिए जिम्मेवार गृह मंत्री हैं, और उन पर उंगली उठा करके लोग कहते हैं कि पहलगाम में कैसे आपका इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। आप कहते हैं कि हम लाल लाल आंख दिखाएंगे, दूसरा आकर के आपके घर में आपके लोगों को मार के चला जाता है। सवाल तो यह भी आता है कि ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू जरूर किया, सारे विपक्ष ने, सारे देश ने, 140 करोड़ लोगों ने आपको खुला छूट दिया कि आप जाइए, निपट लीजिए। जो हमारे यहां करके गया उसको नेस्तनाबूद कर दीजिए, उस पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दीजिए। लेकिन आपने क्या किया? आपको लाल लाल आंख दिखा करके किसी ने आपसे
सीज फायर करवा दिया। ये बातें चर्चा का विषय जरूर है, देश के लोगों तक पहुंचाई जा रही है। वक्त कानून को लेकर के बातें चल रही हैं, तो वहीं एसआईआर का मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं कि उसको लेकर के तो यात्रा ही चल रही है। तो वहीं कानून संशोधन 130वां आकर के और ज्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति का अचानक से इस्तीफा, ये भी कई कहानियों को जन्म देता है। इन सभी परिस्थितियों में देखना जरूर होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। वहीं आपने देखा होगा कि भले ही जितना भी हो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आक्रोश में हो, लेकिन वो सीधा हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, न कि नीतीश कुमार पर। संभावनाएं प्रबल हो रही हैं और इन संभावनाओं में एक संभावना तो साफ साफ नजर आ रही है कि इस यात्रा के बीच में जो राहुल गांधी ने ब्रेक लिया था, उस ब्रेक के बाद एक चर्चा बहुत जबरदस्त होने लगी है और वो चर्चा है कि उन्होंने दिल्ली जाकर के एक बड़ा खेल कर दिया है। अब किसी न किसी रूप में कोई डील चल रही है जो फाइनल दौर में चल रही है। अगर नीतीश कुमार ललन सिंह से मुलाकात करते हैं तो ये मायने सिर्फ इसी बात से मत लगाइएगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के मुलाकात का मायने ये है कि दोनों एनडीए गठबंधन में कैसे रहा जाए, सीट शेयरिंग का समझौता कैसे हो, यही हो सकता है। बल्कि ये भी हो सकता है कि क्या हम एनडीए गठबंधन से बाहर जाकर के केंद्र की सत्ता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति और होने वाला चुनाव पूरी तरह से उलझा करके रखे हुए है। राजनीति है और राजनीति में जब चीजें आसानी से नजर आ जाए, सीधे सीधे दिखने लगे, तो समझिए कि वो राजनीति नहीं है बल्कि वो मजाक है। असल राजनीति तो अब हो रही है जब 2.5 महीने चुनाव में बचे हुए हों। अगले महीने के किसी भी दिन 15 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगा और तब चुनाव की तैयारियां शुरू होगी। क्या होगा इस बिहार का, कौन इस बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर बिहार इस देश की राजनीति को झटका देने की तैयारी कर रहा है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। परिस्थितियां पल प्रतिपल बदल रही हैं और बिहार के लोगों का जो मिजाज है वो राजनीतिक रूप से बड़ी टाइट रहता है, फैसले बड़ी कड़क करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भारत लाइव का जो चल रहा है विधानसभा का सर्वे, समीक्षा और लोगों से जो राय हम ले रहे हैं, वो आपको बताने के लिए काफी है कि बिहार में होने वाला क्या है। हमारी नजर हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं भीतर की बात में। बाकी की खबरों के लिए भारत लाइव पर जुड़े रहिएगा। इतना ही नहीं, यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं या आपके क्षेत्र में आपके उम्मीदवार के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो नीचे हमारे स्टॉल में नंबर चल रहा है, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में हमारी टीम जा रही है तो उसके साथ आप जुड़ करके अपने क्षेत्र की बातों को बता भी सकते हैं। हमारी टीम अभी सीतामढ़ी में है, रीगा से आगे निकल रही है और इसके बाद पूर्णिया सुपौल की तरफ प्रस्थान करेगी। अगर पूर्णिया सुपौल में आप हैं तो हमारी टीम से आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।